तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मांड विखंडन का भाग दूसरा। असंभव। ब्रह्म शक्ति को ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी क्रियान्वित नहीं कर सकता। तुम गलत हो वज्रग्रहवासी। ब्रह्म शक्ति क्रियान्वित कर दी गई है और यह धृष्टता पृथ्वीवासियों ने की है। शुरुआत में जब ट्रांसफ्यूजन की वजह से पृथ्वीवासी हमारे ग्रह पर आने लगे तो हमें उसका कारण समझ नहीं आया, पर अब कारण बिल्कुल साफ हो चुका है। इन धरतीवासियों ने ब्रह्म शक्ति का दुरुपयोग किया है, जिससे वह अनियंत्रित हो गई है और अब इनकी गलती का खामियाजा पूरा ब्रह्मांड भुगतने वाला है। ब्रह्मांड संहिता तोड़ने के सर्वप्रथम दोषी पृथ्वीवासी हैं, और यह तो तुम भी जानते हो वज्रग्रहवासी कि ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन करने वाले ग्रह को ब्रह्मांड के हित के लिए खत्म कर देने का अधिकार किसी भी अन्य ग्रह को है। बड़ी चिंता हो गई तुझे ब्रह्मांड के हित की। वर्षों से तुम हजत्रोज ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों पर बसने वाली सभ्यताओं का समूल नाश करते चले आए हो। यदि हम आकाश गंगाओं के खलीफा नहीं होते तो तुम आधे ब्रह्मांड पर तानाशाह बने हुकूमत चला रहे होते। वह तो हम अब भी करेंगे। तुम मूर्खों को अंदेशा नहीं है कि ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन करके तुम लोगों ने सहस्त्र आबादियों से विराम लगे ग्रह युद्धों का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। पृथ्वी इस संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र है, ब्रह्मांड के संतुलन का मूलाधार है, और जब पृथ्वी ने ही ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन कर दिया है तो अन्य ग्रहों को भला कौन रोकेगा। हजत्रोज, मैक्ट्रायम, नेक्सोन जैसे कई युद्धक ग्रहों की सेनाएं पृथ्वी और पृथ्वी पर उस उत्तरजीवी को समाप्त करने के लिए निकल चुकी है। ब्रह्मांड संहिता के उल्लंघन का दोषी है। सिर्फ इतना ही नहीं, पिप्सोन ग्रह के रक्त पिपासु भी अपनी रक्त क्षुधा शांत करने के लिए धरती पर आक्रमण कर चुके हैं। हे व्रजेश, व्रज ग्रहवासियों का आराध्य देव, तुम्हारे लिए बुरी खबरों का अंत यही नहीं होता है आकाशगंगाओं के खलीफा। जब तुम यहाँ मुझसे लड़ने में अपना समय गंवा रहे थे, उस समय पृथ्वी और ब्रह्मांड में कीटाणुओं की तरह फैले पृथ्वीवासियों का समूल नाश करने के लिए ब्रह्मांड के सभी चरमपंथी ग्रह संधि कर चुके हैं। अब तुम पृथ्वीवासियों को बंधक बनाने की हमारी कतई कोई मंशा नहीं है। अब तो हमें तुम्हारा समूल नाश करना है। हमें बैकअप चाहिए। बैकअप में रजनी सर को बुलाना पड़ेगा प्यारे लाल। उनसे कम में काम नहीं चलेगा। भद्दे मजाक ना कर। चटनी बना देगा अडिग, सर्वशक्तिमान भीमकाय अडिग। रजनी सर ने सुन ली। अपना पालतू जीनी भेज दिया हमारी मदद को। कभी तो सीरियस हो जाओ यार। अगर मेरे सीरियस होने से मुसीबत टलती तो ज़रूर हो जाता, पर ये तो होगी नहीं, इसलिए अपना पुराना फंडा ही सुपर हिट है। गगन भैया मस्ती में, आग लगाएं दुश्मन की बस्ती में। अडिग के चटनी व शरीर पर तेरी फुंकी का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला प्राणी। अडिग के चट्टानी शरीर पर तेरी फुंकनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला प्राणी। जाओ अनंत अंतरिक्ष में अपने लिए कोई नया ग्रह तलाशो। यह क्या? यह दानव कहाँ से आया है? यह भी उन पृथ्वीवासियों के साथ ही आया होगा जो ट्रांसफ्यूज होकर यहाँ आए थे और जिन्हें हमने बंदी बना लिया है। असंभव। इतनी बड़ी नीली मुसीबत अगर मानव के साथ आई होती तो पहले ही हमें नजर आ जाती। यह दानव जरूर मानव रूप में यहाँ आया होगा। देखिए महान हजत्रोदो, जिस स्पेस जेल में हमने पृथ्वीवासियों को कैद किया था उसका एक हिस्सा ध्वस्त है। अवश्य ही यह दानव इसे तोड़कर बाहर आया है। स्पेस प्रिजन जहाँ से ध्वस्त हुई है वहाँ से कुछ और भी मानव भागने की कोशिश कर रहे हैं। रोको उन्हें, खत्म कर दो इन पृथ्वीवासियों को। चिंग चिंग चुम चुम। इतना आसान नहीं है हमें ख़त्म करना। वस्तु स्थिति समझने में हमें थोड़ा समय क्या लग गया। तुम लोग खुद को शहंशाह समझ बैठे। पहले खुद को ख़त्म होने से बचा लो, फिर हमारी फिक्र करना। अति विशिष्ट शक्तियों वाले मानव, आम धरतीवासियों के पास ऐसी शक्तियाँ नहीं होती। अब हम क्या करें महान हजत्रोदोत? अपनी पूरी ताकत लगाकर इनका मुकाबला करो। हजत्रोज की पूरी सैन्य शक्ति झोंक दो इन्हें ख़त्म करने में। तब तक मैं मदद बुलाता हूँ। अननेम्ड प्लेनेट 6 बिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ प्रेजेंट टाइम। मेरी उष्ण शक्ति भी इन निर्भक्षी वनस्पतियों को जला नहीं पा रही है।
ये पेड़ पौधे भी इन विशाल के आदि मानवों के आदेश का पालन कर रहे हैं, जो कि कुछ देर पहले तक हमारे सामने आत्मसमर्पण कर चुके थे, परंतु फिर इन्हें अचानक न जाने क्या हो गया। इनके बदले हुए व्यवहार का कारण अवश्य ये काली धुंध है जो कि इनके सरों के ऊपर मंडरा रही है। देखो, इनकी आंखें पथराई हुई है, ऐसा लगता है जैसे ये अपने होश में नहीं है। इन्हें होश में लाने की कवायद तो तब करें जब इस जंजाल से पीछा छूटे, उससे पहले ही ये हमें चींटियों की तरह मसलने वाला है। ओह, ये लताएं कैसी है जो कि नरभक्षी पेड़ों का मुकाबला कर रही है और हमें आज़ाद भी करा रही है। ये लताएं तो इन विशालकाय आदि मानवों को ही बंधक बना रही है, पर इस ग्रह की वनस्पतियां हमारी सहायक कैसे हो गई? प्रकृति चाहे धरती की हो या ब्रह्मांड के किसी भी अन्य ग्रह की, सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार के जीवन का सृजन करती है। वनपुत्र, मैं हिमालय के जंगलों में था जब अचानक तीव्र रोशनी हुई और मैं यहाँ इस विचित्र ग्रह पर आ गया। यहाँ पहुंचकर पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, परंतु जब तुम दोनों को विशालकाय जीवों से लड़ते और धरती वासियों को उनसे बचाते देखा तो स्थिति कुछ कुछ समझ आई। मैं धरती वासियों को बचाने में तुम दोनों की सहायता करना चाहता था। तुम दोनों की तरह मेरे पास कोई अति मानवीय शक्ति तो है नहीं। मैंने फैसला किया कि अपने विकास के आरंभिक चरण वाले इस ग्रह की वनस्पतियों से मित्रता करने की कोशिश करके देखूं, शायद यह हमारी कुछ सहायता करें। और तुम्हारी सोच कारगर सिद्ध हुई वनपुत्र। अगर सही समय पर तुम इन सात्विक वनस्पतियों की सहायता लेकर नहीं आते तो ओह, इन आदि मानवों ने तो लताओं के बंधन तोड़ डाले। यह बंधनों से आज़ाद हो गए, पर यह चिल्ला क्यों रहे हैं? ये बेवजह नहीं चिल्ला रहे हैं, यह मदद बुला रहे हैं। हुए हुल्ला हुल्लो, हे देवी प्रकृति, मदद के लिए ये इन्हें बुला रहे हैं। डायनासोर जितने विशालकाय जंगली जानवर, इन आदि मानवों ने तो इन सभी को अपना पालतू बना रखा है। भेड़िया देवता मदद। पता नहीं सात्विक वनस्पतियाँ इनका मुकाबला कर पाएगी या नहीं, परंतु मैं और मेरे वनस्पति मित्र प्रयत्न अवश्य करेंगे। जानवर स्वाभाविक रूप से आग से डरते हैं। शुरुआत में इन आदि मानवों पर भी आग कारगर सिद्ध हुई थी, उम्मीद है इन पर भी होगी। जुम भक। उफ, इनके आदेश पर केवल थलचर ही नहीं, नपछर भी आक्रमण करने आ रहे हैं। ये तो अपने तीखे पंजों और पैने नाखूनों से नोच डालने पर उतारू हैं। गिद्धों की तरह चिमटे इस झुंड को खुद से अलग करने के लिए मुझे धारण करना होगा अपना अग्नि शक्ति रूप। इस ग्रह के दुर्दांत प्राकृतिक राक्षस भी इन ब्रह्मांड रक्षकों को खत्म कर पाने में असफल हो रहे हैं। मैंने इस ग्रह के आदि मानवों के मस्तिष्कों पर कब्जा तो कर लिया है, पर और इसके अधीन इस ग्रह के विशालकाय प्राणियों को अपने अधीन भी कर लिया, लेकिन नतीजा सिफर निकलता ही दिख रहा है। भेड़िया, शक्ति और यह वनपुत्र मिलकर इन सभी प्राणियों पर भारी पड़ेंगे, या नहीं? मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? इन आदि मानवों के दिमाग, इनकी मानसिक शक्तियाँ विकसित नहीं है, पर मेरी मानसिक शक्तियाँ तो अपने चरम पर है। और मैं अब तक इन आदि मानवों के आदेशों द्वारा ही इन प्राणियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जबकि अपनी अति विकसित मानसिक शक्तियों की सहायता से मैं इस ग्रह के अन्य प्राणियों को कंट्रोल कर सकता हूँ। अग्नि शक्ति के दहकते रूप से भयभीत होकर यह पक्षी वापस लौट रहे हैं। नरभक्षी वनस्पति और परिग्रह जीव भी मैदान छोड़ रहे हैं। मुसीबत वापस लौट रही है। यही सही समय है। मुझे इन सभी प्राणियों के दिमाग अपने कब्जे में लेने होंगे। अरे, ये तो भागते भागते दोबारा आक्रमण करने लौट रहे हैं। आश्चर्य है, पहले आदि मानव और ये अब ये है। इनके सरों पर भी वैसी ही काली धुंध मंडरा रही है जैसी आदि मानवों के सरों पर मंडराती है। आओ शैतानों, दोबारा मुंह तुड़वाना चाहते हो तो आओ। भेड़िया तुम्हें निराश नहीं करेगा। भड़ाक। इन्हें अपनी असली शक्ति का नमूना दिखाना होगा। आह, यह क्या मानसिक ऊर्जावार! इन प्राणियों की मानसिक शक्तियाँ एकाएक इतनी विकसित नहीं हो सकती। अवश्य ही इन आदि मानवों और इन प्राणियों के दिमाग पर इस काली धुंध की तरह मंडराते साए ने कब्जा किया है और इनके जरिए वह हम पर आक्रमण कर रहा है। बिल्कुल सही समझी शक्ति। यह काला साया ही इन सबको कंट्रोल कर रहा है। ध्रुव, तुम यहाँ कैसे आए?
तुम हवा में अचानक कैसे प्रकट हुए मित्र? समझाने का वक्त नहीं है दोस्त। क्या तुम इस ग्रह की सभी वनस्पतियों को आदेश दे सकते हो? कोशिश कर सकता हूँ, परंतु हमें करना क्या है? इस ग्रह की सभी वनस्पतियों को आदेश दो वनपुत्र की जिस किसी भी प्राणी के ऊपर यह काली धुंध मंडराती दिखाई दे उसे बंधक बना लो। यह तो काफ़ी मुश्किल काम है ध्रुव, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। मैंने इन्हें आदेश दे दिया है ध्रुव। बढ़िया, एक काम तो हो गया। अब दूसरे की बारी। भेड़िया, अपनी भेड़िया फौज को पुकारो। पर इस अजनबी ग्रह पर भेड़िया फौज कहाँ से आएगी? ट्रांसफ्यूजन, मेरा मतलब जिस प्रक्रिया ने तुम्हें व अन्य धरतियों वासियों को यहाँ पहुँचा है उसका असर केवल मानवों पर ही नहीं अन्य प्राणियों पर भी हुआ है। अगर संसार के सभी जीव जंतु अलग अलग ग्रहों पर ट्रांसफ्यूज हुए हैं तो तुम्हारे भेड़िए भी हुए होंगे। मैं कोशिश करके देखता हूँ। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों, चले आओ। वाकई तुम्हारे पुकारने पर भेड़िया आ रहे हैं। ये मेरी भेड़िया फौज के सिपाही हैं। शाबाश मेरे भेड़ियों, आओ और भंभोर डालो इन राक्षसों को। भेड़िया सैनिक आकार में छोटे से ही, परंतु ये इतने हजारों की संख्या में है कि इनके सामने वह परिग्रह और काले नहीं टिक पाएंगे। वनपुत्र के निर्देश पर वनस्पतियां इन जानवरों को बांध रही है। इससे तुम्हारी भेड़िया फौज को इन पर हमला करने में परेशानी नहीं होगी। ये घास और लताएं इन आकाशाई परकालों को भी आक्रमण करने से रोकेंगे। बहुत अच्छे। अब अगर मेरा अंदाजा सही है तो सबसे अधिक विचलित वह एक आदिमानव होगा जो कि इस काले साए का होस्ट है। बहुत शातिर है तू ध्रुव। कितनी आसानी से तू समझ गया है कि मुझे ऑपरेट करने के लिए किसी एक होस्ट शरीर की ज़रूरत है। यह शरीर सिर्फ मेरी शक्तियों को होस्ट करता है और आसपास के अन्य मेरे पसंद के शरीरों को ओवरशैडो कहते हैं। मैं इन सभी ओवरशैडोड शरीर से अपना मनचाहा काम ले सकता हूँ। होस्ट शरीर में धुंध रूपी अस्तित्व को संग्रहित करता है और ओवरशैडो के रूप में मैं अपनी शक्ति का विस्तार करता हूँ। पर तूने यह कैसे जाना कि मेरे होस्ट शरीर शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है? सिर्फ शैडो शरीर ही मेरे आदेशों और मानसिक शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। यह शरीर सिर्फ इन शक्तियों को निर्देशित और संचालित करता है। अभी तक तो मैं यह बात नहीं जानता था, पर अच्छा हुआ कि तूने अपने बड़बोलेपन में यह बात उगल दी। भेड़िया, वनपुत्र, शक्ति, इस आदिमानव को अपनी गिरफ्त में लो। ओह, तू तो मुसीबत बनने पर उतारू है ध्रुव। एक धुंध रूप में मैं ऐसे ही प्राणियों को ओवरशैडो कर सकता हूँ जिनकी बौद्धिक क्षमता मुझसे कम है या फिर जिनकी इच्छा शक्ति कमज़ोर है, वरना सबसे पहले मैं तुम ब्रह्मांड रक्षकों को ओवरशैडो करता। लेकिन इनका यह मतलब हरगिज नहीं है कि तुम लोग इतनी आसानी से मुझे हरा दोगे। मेरा संग्राहक शरीर मेरी शक्तियों का नमूना तुम्हें नुमाया करेंगे। मेरी ऊष्मा शक्ति इस धुंध रूपी काले साए को वाष्पित कर देगी। ऐसा नहीं होगा शक्ति। तुम्हारे वारों का असर सिर्फ उन प्राणियों पर होगा जिसे इस काले साए ने ओवरशैडो किया हुआ है। कोई तो तरीका होगा इसे रोकने का। सिर्फ एक तरीका है, हमें अपनी संख्या बढ़ानी होगी। संख्या बढ़ानी होगी मतलब जैसे इसके चंद ओवरशैडो प्राणियों पर भेड़िया की फौज के हजारों भेड़िए भारी पड़ रहे हैं, वैसे ही हमें भी अपनी संख्या बढ़ानी होगी। काले साए ने जिन प्राणियों को ओवरशैडो किया है उनकी बौद्धिक क्षमता लगभग नगण्य है। वे वार करने के लिए भी काले साए के कमांड पर निर्भर हैं, क्योंकि काले साए को एक साथ कई ओवरशैडो प्राणियों को ऑपरेट करना पड़ रहा है। इसीलिए कम संख्या में टारगेट्स पर वार करना उसके लिए आसान है, पर जैसे जैसे प्रतिद्वंदियों की संख्या बढ़ती जाएगी उसके लिए उन पर वार करने की कमांड देना मुश्किल होता जाएगा। पर हम अपनी संख्या बढ़ाएंगे कैसे? यह ग्रह बहुत बड़ा है भेड़िया। तुम लोग जिस जगह ट्रांसफ्यूज हुए हो उसके अलावा भी इस ग्रह के अलग अलग हिस्सों में ट्रांसफ्यूजन हुए हैं। ये ट्रांसफ्यूजन एक खास पैटर्न में हो रहे हैं। हर ट्रांसफ्यूजन का एक पैटर्न है। जैसे पृथ्वी पर मैक्सिको के चिचेन इत्जा के आसपास जहाँ आदिवासी जातियाँ बसती हैं वहाँ परिग्रही आदिवासियों का ट्रांसफ्यूजन हुआ है।
जहाँ विकसित मानव सभ्यताएं थी उन जगहों पर एलियन सभ्यताओं का ट्रांसफ्यूजन हुआ है। ट्रांसफ्यूजन का यह पैटर्न अलग अलग ग्रह पर पहुंचते पृथ्वीवासियों पर भी लागू है। तुम्हारी और वनपुत्र की शक्तियां प्राकृतिक है, इसलिए तुम्हारा और वनपुत्र का ट्रांसफ्यूजन इस ग्रह पर हुआ है जहाँ प्रकृति अपने उत्थान पर है। शक्ति भी आदि शक्ति का रूप है, इसीलिए प्रकृति उसकी शक्तियों का भी आधार है। पर मैंने और शक्ति ने जिन पृथ्वीवासियों को सुरक्षित किया है वे तो सभी शहरवासी थे। यह सवाल तो मुझे भी खटक रहा है, पर एक बात तय है कि ट्रांसफ्यूजन अपना पैटर्न किसी भी हाल में नहीं बदलेगा। शहरवासियों के यहाँ ट्रांसफ्यूज होने के पीछे ज़रूर कोई लॉजिक है जो कि अभी समझ में नहीं आ रहा है, पर इससे हमारी मुश्किल कैसे सुलझेगी? वे पृथ्वीवासी खुद अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं है, वे इनसे लड़ने में हमारी सहायता कैसे करेंगे? वे पृथ्वीवासी नहीं करेंगे, बल्कि वे पृथ्वीवासी करेंगे जो कि इस ग्रह के अलग अलग हिस्सों पर ट्रांसफ्यूजन से आए हैं और यहाँ ट्रांसफ्यूज होने से पहले मैं उनसे संपर्क साध चुका हूँ। अब किसी भी पल वे यहाँ पहुँचते ही होंगे। कहानी जारी रहेगी ब्रह्मांड विस्मरण में क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ब्रह्मांड विस्मरण में, तब तक के लिए गुड बाय।